एपिसोड 31 to 34। यक्षांश आरजू के पास पहुंच पाता। उससे पहले ही मंडप में बैठा वो अधेड़ उम्र का आदमी एकदम से आरजू की फ्रेंड को दूर झटका और तुरंत आरजू के सिर पर गन रख दिया। ये देख यक्षांश के साथ साथ अभिनव और दिलीप जी भी घबरा गए। खबरदार, जो इस लड़की के पास आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। वो आदमी आरजू पर गन ताने यक्षांश और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला। अभिनव उस आदमी से बोला, छोड़ दे स्लीपिंग ब्यूटी को वरना तेरी खैर नहीं। वो आदमी अभिनव की तरफ देख हंसते हुए बोला, तुम सब अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा सकते। इस लड़की में तुम सबकी जान बसती है ना, तो अब तुम सबकी जान मेरे बंदूक की नोक पर है। आओ आओ, ना मारो मुझे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम सब शब। पर अब ये लड़की नहीं बचेगी, ये आज मेरी होकर रहेगी। प्रेमलता जी ये देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी। वो अपने मन में बोली, वाह क्या बाजी पलटा है इस आदमी ने। बस अब जल्दी से आरजू को अपने साथ ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाना। वही आरजू डर के कारण कांप रही थी। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। यक्षांश की नज़र जब आरजू के आंसू पर गए तो वो बौखला उठा। वो अपने एक फिंगर से अपने माथे पर रब किया, फिर अपने पैंट के बैक पॉकेट से गन निकाला कर एकदम से गोली चला दी। गोली की आवाज़ से सब कांप गए, पर जैसे ही सबकी नज़रें सामने गई तो सबके आंखें हैरानी से फैल गए। उस अधेड़ आदमी के सिर के बीच से गोली पार हो गई थी। अभिनव का मुंह ये सब देख खुला का खुला रह गया। यक्षांश अपने की तरफ देखा और आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे वो सब समझ गए। अभिनव भी यक्षांश के इशारे को समझ गया और अब उसे अच्छा लग रहा था। दिलीप जी आरजू के पास गए। आरजू अपने चाचा जी से गले लगकर कुछ देर तक मिली और फिर चाचा जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा कभी परेशान मत करना और किसी चीज़ के लिए कोई जिद मत करना, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह रहना। ये सुनकर आरजू बस अपने सिर को हाँ में हिला देती है। चाचा जी की नज़र पूर्वी पर गई। वो उसे अपने पास बुलाते हैं। पूर्वी जाकर चाचा जी के गले लग गई। चाचा जी उसके बालों को भी सहलाते हुए बोले, पूर्वी बेटा, अपना और आरजू का ख्याल रखना। तुझे तो पता ही है ना कि आरजू कैसी है। जैसे अब तक तू आरजू का ख्याल रखती आई है, वैसे आगे भी रखना बेटा। पूर्वी चाचा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, जी चाचा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। चाचा जी ये सुन मुस्कुराते हुए बोले, इसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बच्चा। पूर्वी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर सभी बाहर आए। आरजू के पैरों में चोट लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से लंगड़ा कर चल रही थी। अचानक ही यक्षांश की नज़र आरजू पर गई तो वह आगे बढ़कर एकदम से आरजू को अपने गोद में उठा लेता है। ये होते ही आरजू हड़बड़ा गई और जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों को यक्षांश के गले में लपेट लिया। उसे बहुत डर लग रहा था। वहीं यक्षांश ने कसकर अपनी बाहों में उसे उठाया हुआ था। वहीं यक्षांश को ऐसा करते देखकर सभी लोगों के होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं प्रेमलता जी तो अभी भी अंदर थी। उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बौखलाई हुई थी। वही वो अधेड़ उम्र वाला आदमी मंडप में फर्श पर बेजान सा पड़ा था। प्रेमलता जी एक नज़र चारों तरफ देखती है। उनका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, आरजू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तो मैं लेकर ही आऊंगी वापस। आज नहीं तो कल तुम्हें किसी न किसी की बाहों में सोना ही होगा, और वो भी मेरे बताए हुए आदमी के, क्योंकि मैं इस तरह से सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से तो नहीं जाने दे सकती। ये सब बोलते हुए प्रेमलता जी कुछ सोच रही थी और उनकी आंखों में शैतानियत साफ झलक रही थी। बाहर आकर सभी अपने कार में बैठ गए। यक्षांश आरजू को अपने गोद में लेकर ही कार की तरफ बढ़ गया। इस बीच यक्षांश ने एक बार भी आरजू की तरफ नहीं देखा था। वहीं आरजू की हिम्मत नहीं थी कि वह यक्षांश की तरफ ज्यादा देर तक देख सके। वो तो पहले से ही एक्शन से बहुत डरती थी, ऊपर से आज उसका गुस्सा देखकर उसके अंदर का डर और बढ़ गया था। यक्षांश ने कार के बैक सीट का डोर ओपन किया और उसमें आरजू को बैठ गया। तभी अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। अंदर बैठते ही अभिनव की नज़र बाहर खड़ी पूर्वी पर गई, जो कि चुपचाप खड़ी थी। अभिनव पूर्वी को देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, अब तुम आकर कार में बैठेगी या फिर तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा? अभिनव की बात सुन पूर्वी जल्दी से आकर कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो सीट बेल्ट लगा रही थी, लेकिन उसे सीट बेल्ट नहीं लग रहा था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रही थी। ये देखकर अभिनव ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला,
कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की है ये, सीट बेल्ट भी लगाने नहीं आता। ये बड़बड़ाते हुए अभिनव पूर्वी की तरफ झुका, जिससे पूर्वी एकदम से पीछे हो गई। ये देख अभिनव उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है और फिर एकदम से उसके हाथ से सीट बेल्ट लेकर उसे लगा दिया। जैसे अभिनव दूर हुआ पूर्वी ने गहरी सांस ली। वह अपने मन ही मन बोली, बाप रे बाप, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। हे भगवान, ऐसे ही रहा तो मैं तो किसी दिन मर जाऊंगी। ये कहते हुए पूर्वी खुद के दिल पर हाथ रखे हुए उसे धीरे धीरे सहला रही थी। उसके चेहरे पर डर के भाव अभी भी दिखाई दे रहे थे। डर के कारण उसका चेहरा लाल भी हो गया था। वह अब अभिनव की तरह एक बार भी नहीं देखती है और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं बैक सीट पर बैठी आरजू भी डरी सहमी हुई थी। वह खुद में सिमट कर बैठी थी। यक्षांश दूसरी साइड बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी आरजू के लिए गुस्से के भाव थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक से यक्षांश की नज़र अपने हाथों पर गई। उसके हाथ में अभी भी सिंदूर लगा हुआ था। सिंदूर को देखते ही यक्षांश को वह पल याद आ गया जब उसने एकदम से आरजू की मांग में सिंदूर भरा था और उसे मंगलसूत्र पहनाया था। ये सब याद आते ही यक्षांश ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर कार के बैक सीट पर अपना सिर टिकाकर बैठ गया। उसने इस बीच एक बार भी आरजू की तरफ नहीं देखा। वहीं आरजू अंदर से डरी हुई थी कि अब ना जाने आगे क्या होगा। अभिनव भी बस कार ड्राइव करने में लगा हुआ था। वह एक बार रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखता है तो यक्षांश अपनी आंखों को बंद किए सीट पर बैठा हुआ था। फिर अभिनव की नज़र आरजू पर गई, जो कि खुद में सिकुड़कर बैठी हुई थी। वह आरजू की हालत देखकर सब समझ गया था कि वो बहुत डरी हुई थी। अभिनव को यक्षांश पर गुस्सा आ रहा था। वह अपने मन ही मन बोला, ये साला नहीं सुधरने वाला है। शादी हो गई लेकिन बीवी की जरा सी भी इसे फिक्र नहीं है। पहले जब वो चुड़ैल बीवी थी तो जिसके लिए पूरा पागल था, हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। उसकी खुशी के लिए वो हर काम तक करने को तैयार था जो ये कभी नहीं करना चाहता था। उसके पास हमेशा रहना उसको खुश रखने की कोशिश करता था। पर अब जब इतनी प्यारी बीवी मिली है तो ये उसकी कदर नहीं कर रहा है। क्या होगा इसका, बेवकूफ़ कहीं का। ये सब बोलते हुए अभिनव ने अपने सिर को ना में हिला दिया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टोरी पर वापस चलते हैं। वहीं पूर्वी अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अभिनव की तरफ देखें, पर ना जाने क्यों अभिनव को देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो क्या था वो तो पूर्वी ही जानती थी। एक बार तिरछी निगाहों से अभिनव ने पूर्वी की तरफ देखा और से खुद से ही बोला, ऊपर से ये मैडम आए हैं चाचा जी से कहकर कि मैं अपनी फ्रेंड की केयर करूंगी, उसको खुश रखूंगी। और खुद देखो कैसे गुमसुम सी बैठी हुई है। यह नहीं कि थोड़ा अपनी फ्रेंड से ही बातें कर ले, बेचारी वैसे ही डरी हुई है। ये सब सोचते हुए अभिनव मन ही मन पूर्वी को भला बुरा बोल रहा था। कुछ देर बाद एकदम से अभिनव ने कार रोकी। कार रुकने की आवाज से सभी अपने संस में वापस आ गए। यक्षांश ने अपनी आंखें खोलकर विंडो से बाहर की तरफ देखा तो वो समझ गया कि उसका अपार्टमेंट आ चुका है। वो कार का डोर ओपन करके तुरंत बाहर आ गया। फिर अपने लंबे कदमों के साथ वो सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला गया। यक्षांश को बिना आरजू को अपने साथ लिए जाते देख अभिनव ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। फिर उसने भी कार करने ओपन किया और बाहर आया। पूर्वी दूसरी साइड का डोर ओपन करके बाहर आ गई थी। अभिनव की नज़र आरजू पर गई, जो कि अब तक सो चुकी थी। उसको इस तरह से सोते देख अभिनव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सोते हुए आरजू और भी ज्यादा छोटी बच्ची लग रही थी। अभिनव मुस्कुराया और फिर धीरे से डोर ओपन करके आरजू के माथे पर अपने हाथ फेरने लगा, पर आरजू इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला। अभिनव को गुस्सा आ रहा था कि यही यक्षांश अंदर चला गया और एक बार भी अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। फिर कुछ सोचते हुए वो पूर्वी की तरफ देखकर बोला, तुम यही रहना, मैं अभी अपने दोस्त को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहते हुए अभिनव तेज कदमों के साथ अपार्टमेंट के अंदर गया। यक्षांश अपने रूम में था। वह गुस्से से उसके पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, यार तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी अभी शादी हुई है और स्लीपिंग ब्यूटी अभी कार में ही पड़ी हुई है। तू उसके बारे में नहीं सोच रहा? देख वो कार में ही सो गई है। जा जल्दी से उसे लेकर आ।
यक्षांश अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए बिना किसी भाव के बोला, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, जा तू ही लेकर आ जा। अभिनव ने उसे घूर के देखा और बोला, शादी तेरी हुई है, मेरी नहीं, और वैसे भी शादी के बाद अब तेरा फर्ज बनता है कि तू उसकी केयर करे। यक्षांश ने गुस्से से अभिनव की तरफ देखा और बोला, तू भी अच्छी तरह से जानता है कि यह शादी क्यों हुई है। मैंने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए शादी किया है। सो प्लीज ऐसे रिएक्ट मत कर कि जैसे ये सब कुछ बड़े ही रीति रिवाज से और मेरी मर्जी से हुआ है। अभिनव को भी अब गुस्सा आ गया। वो एकदम से यक्षांश के कॉलर को पकड़ा और बोला, क्या बोला तूने? मतलब तूने शादी कर लिया और तू ही शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं? देख मैं तुझे बोल रहा हूँ यक्षांश, अगर जरा सा भी तेरे कारण स्लीपिंग ब्यूटी को प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने उसे एकदम से छोड़ा और वहां से जाने लगा और जाते हुए बोला, तुझे कोई फिक्र नहीं है, पर मुझे उसकी बहुत फिक्र है, मैं खुद ही उसे लेकर अंदर आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वहीं यक्षांश गुस्से से अभिनव को जाते हुए घूर रहा था। अभिनव बाहर आया तो पूर्वी की नज़र अभिनव पर गई। वह पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, शायद यक्षांश भी आया हो, पर यक्षांश नहीं आया था। पूर्वी फिर अभिनव की तरफ देखती है। अभिनव ने कार का डोर ओपन किया। वो पूर्वी की तरफ एक नज़र देखकर बोला, तुम चलो, मैं अभी स्लीपिंग ब्यूटी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर उसने जैसे ही आरजू की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि उसी समय कोई आकर एकदम से आरजू को अपनी गोद में उठा लिया। पहले तो अभिनव समझ नहीं पाया कि वह कौन है, पर जैसे ही वो सामने खड़े शख्स को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। सामने यक्षांश खड़ा था और उसने आरजू को कसकर अपने बाहों में भर रखा था। अभिनव गुस्से से बोला, अब क्या जरूरत है तुझे आने की? यक्षांश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। वहीं अभिनव भी तेजी से आगे बढ़ा। वो उसे रोकते हुए बोला, तू अभी तो अंदर नहीं जाएगा। अब तो यक्षांश का गुस्सा बढ़ गया। वह इरिटेट होकर बोला, अब क्या प्रॉब्लम है तेरी? अब मैं लेने आ गया तो भी तुझे प्रॉब्लम है? लेकिन तभी अभिनव बोला, मैंने कहा ना, रुक जा। इतना कहकर वह अंदर गया और कुछ देर में बाहर आया। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें उसने चावल भर रखा था। वो वही सामने डोर पर रखते हुए बोला, इस ग्लास पर पैर मारकर अंदर आ जा। यक्षांश ने उसे घूरते हुए कहा, आर यू मैड? तू पागल है, ये लड़कियां करती है, लड़के नहीं। अभिनव अपने कंधे उचकाकर बोला, सो वॉट, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तेरी बीवी तो तेरी गोद में है ना, और वह अभी सो रही है। मैं नहीं चाहता कि स्लीपिंग ब्यूटी की नींद खराब हो, और तूने अपनी गोद में लिया है तो तू ही पर मारकर अंदर आ जा। इससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। हम यही समझ लेंगे कि आरजू ने गृह प्रवेश किया है। यक्षांश उसे मना करने लगा, लेकिन अभिनव ने उससे जबरदस्ती करके ग्लास पर पैर मरवाया और फिर उसे अंदर आने के लिए बोला। जैसे ही यक्षांश ने अपने कदम आगे बढ़ाया, सामने रख थाली में उसके पैर चले गए। ये देख यक्षांश का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से से घूरती हुई निगाहों के साथ अभिनव की तरफ देखता है तो अभिनव ने अपने दांत दिखा दिए। प्लेट में पानी था और उसमें हल्का सा रंग पड़ा हुआ था, जो कि ज्यादा लाल तो नहीं था, पर फिर भी हल्के हल्के रेडनेस थी। पूर्वी यह सब देख मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, सर ऐसे नहीं करते, इसमें अलता डाला जाता है, आपने तो सिर्फ पानी रखा है। अभिनव ने उसे घूरा और बोला, मुझे मत सिखाओ, यहाँ पर अलता नहीं था, यहाँ सिर्फ पानी था और मैंने हल्का सा लोरी लेकर उसमें डाल दिया, तो इसलिए थोड़ा बहुत रेड हो गया है। फिलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना होगा। फिर वह यक्षांश की तरफ देखा और बोला, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपने पैरों को बाहर निकाल और जल्दी से अपने शुभ कदम आगे बढ़ा दे। यक्षांश उसे घूर रहा था। वह अपने मन ही मन बोला, क्या पागल लड़का है ये, और मुझे भी दुनिया में बस इस बेवकूफ को ही अपने दोस्त बनाना था। यक्षांश उस प्लेट में से अपने पैर निकलाने वाला था, पर डगमगा गया और सारा पानी वहीं पर गिर गया। ये देखकर अभिनव बोला, ये क्या किया तूने? यक्षांश अभिनव को घूरते हुए बोला, तुझे पता भी है? मेरा पैर देखा और अपना प्लेट देख, उसमें मैं अपना पैर भी ढंग से नहीं रख पाया था और उस प्लेट में भी थोड़ा सा पानी था। जब तुझे कुछ करने नहीं आता तो तू करता क्यों है? अभिनव ने मुंह बनाया और बोला, देख यार, मुझे जल्दी से जो दिखा मैं वही बर्तन ले आया, और आलता नहीं था तो उसमें मैंने पानी डाल दिया।
मुझे लगा रश्म करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। एक तो मैं तेरा इतना भला चाहता हूँ, और तू है कि मुझे ही सुना रहा है। भलाई का तो जैसे कोई जमाना ही नहीं रहा। जा, मैं तेरे लिए कुछ करूँगा ही नहीं। ये कहते हुए वो अपने पैर पटक कर गुस्से में अपने रूम में चला गया। अभिनव को ऐसे जाते देख पूर्वी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए यक्षांश की तरफ देखती है तो यक्षांश उसे आंखों से इशारा करते हुए बोला, डोंट वरी, ये उसका रोज का ड्रामा है, तुम उस पर ध्यान नहीं दो और मैं भी आता हूँ। इतना कहते हुए यक्षांश आरजू को अपने गोद में लिए हुए ही रूम में लेकर गया। उसे बेड पर लिटा दिया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसकी नज़र आरजू के चेहरे पर गई, जिसके माथे पर अभी भी चारों तरफ सिंदूर बिखरा हुआ था। उसके नाक पर भी सिंदूर गिरे हुए थे। हालांकि आरजू ने थोड़े बहुत साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा लाल था। यक्षांश एक पल के लिए उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे में कहीं खो गया। पर तभी यक्षांश की आंखों के सामने कुछ आया। उसे आरजू का वह सीन याद आने लगा, जब वो जिद करके उस आदमी से शादी करने जा रही थी। तो उसका गुस्सा बढ़ गया और एकदम से उसने अपने नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया, फिर अपने रूम से बाहर आया। वो बाहर आया तो पूर्वी अभी भी वही हॉल में एक साइड खड़ी थी। यक्षांश ने पूर्वी को देखा और बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए वो पूर्वी को लेकर एक रूम के पास ले गया। ये रूम अभिनव के जस्ट बगल वाला रूम था। यक्षांश पूर्वी को वो रूम दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ आराम करो। यक्षांश पूर्वी को जाते हुए देखता रहा और फिर वो भी तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पर रूम में जाते ही उसकी नज़र आरजू पर गई तो एक बार फिर से उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपनी शर्ट के बटन को ओपन किया और उसे एकदम से निकाल कर सोफे पर फेंक दिया। फिर वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया। यक्षांश वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक सारी चीज किसी रील की तरह आ रही थी। आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। तभी उसकी आंखों के सामने आरजू की मांग में सिंदूर भरना और उसे मंगलसूत्र पहनना आया, जिससे यक्षांश ने एक झटके में अपनी आंखें खोल लिया। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। वह अपने लाल आंखों के साथ वॉल की तरफ घूर रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, जिस कारण उसकी हरी नशे उभर आए थे। वो गुस्से में बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने स्लीपिंग ब्यूटी। इसके लिए तुम्हें माफ़ी तो नहीं मिलेगी। तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि जब कोई दूर जाता है तो कैसा लगता है। ये सब कहते हुए यक्षांश गुस्से में बौखलाया हुआ था। कुछ देर बाद यक्षांश वॉशरूम से बाहर आया। अभी वो वाइट कलर के बाथरोब में था। वो जाकर सोफे में बैठ गया। उसने एक बार अपनी तीखी निगाहों से बेड पर सो रही आरजू की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें फेर कर वही टेबल पर रखे अपने लैपटॉप को उठाया और अपना काम करने लग गया। वहीं रावत मैंशन में अनामिका जी अपने रूम में बैठी हुई थी। आज यक्षांश मैंशन नहीं गया था तो वो थोड़ी बेचैन थी। वो काफी देर तक यक्षांश के आने का वेट करती रही, पर जब यक्षांश नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपना फोन उठाया और यक्षांश को कॉल कर दिया। यक्षांश, जो कि सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, अचानक फोन के रिंग करने से उसका ध्यान अपने फोन पर गया। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और फोन को उठाकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से अनामिका जी की आवाज आई, यक्षांश कहाँ हो तुम, और आज तुम मेंशन क्यों नहीं आए। ये सुनते ही यक्षांश बिल्कुल ही शांत हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अनामिका जी के सवालों का क्या जवाब दे। वो, दादी आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम था, इसलिए मैं मेंशन नहीं आ पाया, यक्षांश ने कहा। अनामिका जी यक्षांश की बातें सुन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया यक्षांश जो तुम आज नहीं आए। अक्षांश अब क्या ही बताता कि आज तो उसकी जिंदगी एक पल के लिए फिर से बदल गई थी। यक्षांश कुछ देर तक चुप रहा। तभी अनामिका जी की आवाज फिर से उसके कानों में गई, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि अब से जो भी जरूरी काम हो तुम उसे जल्दी फिनिश करोगे और मेंशन में आओगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ये मेंशन जैसे सबका है वैसे तुम्हारा भी है, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा इस पर ज्यादा हक है। अनामिका जी की बातें सुनकर यक्षांश चुप रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, ओके दादी। कुछ देर और बातें करने के बाद अनामिका जी ने कॉल कट कर दिया। अनामिका जी ने फोन साइड में रखा और खुद से ही बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ है यक्षांश तुम्हारे साथ।
कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम छुपा रहे हो, पर वो क्या है? ये सब कहते हुए अनामिका जी अपनी सोच में गुम हो गई। वहीं दूसरी तरफ यक्षांश बेचैनी से बालकनी में इधर उधर घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अनामिका जी को सब सच कैसे बताएगा, पर फिर वो खुद को ही समझाते हुए बोला, छोड़ो, बात की बाद में देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। ये बोलकर यक्षांश रूम में आया। उसकी नज़र बेड पर सो रही आरजू पर गई। सोते हुए आरजू इतनी प्यारी लग रही थी कि यक्षांश उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे अपने कदम आरजू की तरह बढ़ा दिया। वो आरजू के करीब जा पाता कि रूम के डोर पर नॉक की आवाज़ आई। नॉक की आवाज़ सुनकर यक्षांश डोर की तरफ बढ़ गया। उसने डोर ओपन किया तो वहां पर पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी को देखकर यक्षांश ने पूछा, क्या हुआ तुम यहाँ? क्या तुम्हें आरजू से मिलना है? पर वो अभी सो रही है। पूर्वी तुरंत बोली, नहीं जीजू, वो तो मैं ये कहने आई थी कि चलिए चलकर डिनर करते हैं। पूर्वी के मुंह से खुद के लिए जीजू सुनकर यक्षांश एक पल के लिए बिल्कुल हैरान हो गया, पर वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि पूर्वी ने जो कुछ भी कहा था वो सही कहा था। आरजू से शादी करने के बाद वो पूर्वी का जीजू ही तो बन गया था। उसने गहरी सांस लिया और बोला, ठीक है। फिर पूर्वी ने एक नज़र आरजू की तरफ देखा जो कि सो रही थी। यक्षांश ने पूर्वी की नज़रों का पीछा किया और फिर बोला, जाओ जाकर अपनी फ्रेंड को जगा दो। इतना कहा रूम से बाहर चला गया। वही पूर्वी जल्दी से रूम में आई और आरजू के पास आकर उसे जागने लगी। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे और चुपचाप डिनर कर रहे थे। इस बीच यक्षांश ने एक बार भी आरजू की तरफ नहीं देखा। आरजू जो कि डिनर कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार यक्षांश पर जा रही थी। लेकिन यक्षांश को वह खुद की तरफ ना देखता पाकर उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभिनव डिनर की तरफ देखते हुए बोला, यार आज तेरी शादी हुई है, आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था। हम कहीं बाहर चलते वहाँ डिनर करते, पर तू तो रोज की तरह ही घर पर ही डिनर कर रहा है। ये कहते हुए अभिनव ने अपना मुंह बना लिया। वही यक्षांश अभिनव की बात सुनकर उससे बोला, तू मुझे ज्यादा दिमाग मत दे, चुपचाप से डिनर कर, वरना तुझे ये भी नसीब नहीं होगा। यक्षांश की बातें सुनकर अभिनव ने उसे घूर कर देखा और बोला, तू नहीं सुधर सकता साले, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अब यक्षांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने बिना किसी भाव के चुपचाप डिनर किया और फिर उठकर वहां से सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अभिनव ने उसे जाते देखा तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। आरजू यक्षांश को ऐसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अभिनव आरजू की तरफ देखकर तुरंत बोला, स्लीपिंग ब्यूटी, जल्दी से डिनर करो और जाकर रेस्ट कर लो। वैसे भी सुबह से तुम बहुत थक गई होगी और फिर कल हम लोग घूमने चलेंगे। आरजू अभिनव की बात पर बस अपने होठों पर हल्की सी स्माइल लिए उसकी तरफ देखती है। फिर उसकी नज़र अपने बगल में बैठी पूर्वी पर गई, जो कि बड़े मजे से डिनर कर रही थी। अभिनव की भी नज़र जब पूर्वी पर गई तो वो अपने मन ही मन बोला, सच में ये कितनी बड़ी भुक्खड़ है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ इसकी फ्रेंड इतनी परेशान है, दुखी है, पर इसे तो सिर्फ अपना पेट भरना है। पागल लड़की। थोड़ी देर में सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। पूर्वी भी अभिनव के बगल वाले रूम में जाकर लेट गई। अभिनव भी अपने रूम में पहुंचा और बैग पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ गई। वही यक्षांश स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसकी गहरी निगाहें लैपटॉप पर ही थी। उसे इस वक्त किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो लगातार अपनी लंबी लंबी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहा था। आरजू जो कि रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसे बार बार यक्षांश का गुस्से भरा चेहरा याद आ रहा था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करती तो उसकी आंखों के सामने यक्षांश का चेहरा आ जाता है। उसने यक्षांश की आंखों में खुद के लिए नाराजगी साफ देख रखा था, जिस कारण उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो काफी देर तक यक्षांश का वेट करती रही, लेकिन यक्षांश रूम में नहीं आया। ये देखकर आरजू खुद अपने मन ही मन बोली, लगता है ये मुझे देखना भी नहीं चाहते, मुझसे बहुत नाराज है, इसीलिए ये रूम में नहीं आ रहे। ये कहते हुए आरजू धीरे से बेड पर से उठी और बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे उसके काले घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो वही बालकनी में लगे झूले पर बैठ गई और फिर आसमान में खिले चांद की तरफ देखने लगी।
वह चांद की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली, माँ पापा आप लोग कहाँ हो? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले गए होते। आज आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है। देखिए ना मम्मा, आज मेरी शादी हुई पर अफसोस जैसे कि हर लड़की का सपना होता है। अपनी शादी को लेकर मेरे भी सपने थे, पर मेरे तो कोई भी सपने पूरे नहीं हो पाए। मेरी शादी भी बिल्कुल बुरी तरीके से हुई। सच में मैं हूँ ही बिल्कुल अलग। मैं हूँ ही अपशगुनी हूँ। तभी तो आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। अब तो डेविल जी भी मुझे नहीं देखना चाहते। उन्हें भी मुझसे नाराजगी है। प्लीज मम्मा कुछ ऐसा करो कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। ये सब अपने मन में बोलते हुए आरजू लगातार चांद की तरफ देखे जा रही थी। उसी तरह चांद की तरफ देखते हुए आरजू कब सो गई उसे पता नहीं चला। वहीं यक्षांश को स्टडी रूम में काम करते करते ही कब सुबह के 4 बजे बज गए उसे पता भी नहीं चला। जब उसके सारे काम फिनिश हो गए तो उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें सुबह के 4 बजे बज रहे थे। ये देख यक्षांश ने गहरी सांस लिया और वहां अपने लैपटॉप को बंद कर एक साइड रखा। फिर वो कुछ देर तक उसी तरह सोफे पर पीछे की तरफ सर करके बैठा रहा। करीब 1 घंटे बाद यक्षांश थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो वो सोफे पर से उठा और वहां से जिम एरिया की तरफ चला गया और वहां जाकर एक्सरसाइज करने में लग गया। करीब 2 घंटे बाद यक्षांश अपने रूम में आया। अभी वो पूरा पसीने से लथपथ था। वो सिर्फ अभी ट्राउजर में था और पसीने की बूंदें उसके एब्स पर ठहरे हुए थे, जो कि उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। वो रूम में आया। वो एक नज़र बेड की तरफ देखता है, जो कि खाली था। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो यहाँ वहाँ हर जगह आरजू को ढूंढने लगा, पर जब उसे आरजू कहीं नहीं दिखी तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही बालकनी में पहुंचा, आरजू को झूले पर सोते देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई। बाहर अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसके खुले बाल लहरा रहे थे। यक्षांश आरजू को खुद में ही सिकुड़ कर सोते देखकर उसे गुस्से से घूरते हुए धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे गुस्सा कर दिलाने का। ये बोलते हुए यक्षांश ने अपने दांतों को भिंच लिया। फिर अपने कदम उसने आरजू की तरफ बढ़ाया। वो नीचे झुककर एकदम से आरजू को अपने गोद में उठा लिया। फिर उसे लेकर रूम में आया। फिर बैग पर लिटा दिया। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अचानक ही उसके हाथ आरजू के बालों में चले गए। वो धीरे से उसके बालों को सहलाकर वहां से चला गया। यक्षांश के जाने के बाद आरजू ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त चमक और होठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसकी नींद तभी खुल गई थी जब यक्षांश बालकनी में आया था। उसके आहट से आरजू की नींद गायब हो गई थी, पर यक्षांश के इस तरह से गोद में उठाने पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे ही लग रहा था कि यक्षांश भले ही उससे नाराज है, लेकिन वो उसे परेशानी में नहीं देख सकता। वह अपने मन ही मन बोली, आई नो डेविल जी, आप मेरी कल की हरकतों से नाराज है, पर बहुत जल्द मैं आपकी नाराजगी दूर कर दूंगी। ये बोलते हुए आरजू के होठों पर स्माइल गहरी हो गई थी और वो खुद में सिकुड़कर आंखें बंद कर ली। यक्षांश कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आया। अभी उसके कमर पर व्हाइट कलर का टॉवल लिपटा हुआ था और उसने अपने एक हाथ में दूसरा टॉवल पकड़ रखा था, जिससे वह अपने बालों को सूख रहा था। बालों को सुखाते हुए वो मिरर के सामने आया और उसमें देखते हुए बालों को सुखाने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर आराम से सो रही आरजू के ऊपर गई। वो आरजू को सोते देखता है तो कुछ सेकंड तक उसके मासूम चेहरे में खो गया और फिर उसने अपने सर को झटका और वो सीधे वहां से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो रेडी होकर बाहर आया। वह देखता है कि आरजू उठ गई थी। वो धीरे से बेड पर से उठकर नीचे उतरी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी सामने से आ रहे यक्षांश से उसकी टक्कर हो गई। अब यक्षांश भी आरजू को देखकर उसे कसकर पकड़ लिया। वही आरजू भी यक्षांश से टकरा गई थी। उसकी नाक में हल्की सी चोट लग गई। वो अपने नोज को सहलाते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाकर यक्षांश की तरफ देखती है तो यक्षांश उसे घूर रहा था। यक्षांश को इस तरह से खुद को घूरता पाकर वो जल्दी से भागकर वहां से सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। यक्षांश कुछ सेकंड तक वॉशरूम की डोर की तरफ होता रहा, फिर रूम से बाहर निकल गया। बाहर आया तो अभिनव भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। दोनों जाकर डाइनिंग टेबल में बैठे, पर पूर्वी सबसे पहले आरजू को ढूंढने के लिए चली गई। कुछ देर बाद पूर्वी और आरजू दोनों रेडी होकर रूम से बाहर आए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े तो
उन्होंने देखा कि यक्षांश और अभिनव ने डिनर कर लिया है और वो दोनों वहां से जा रहा थे। तभी अभिनव आज के पास आया और बोला, स्लीपिंग ब्यूटी अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये कहते हुए अभिनव पूर्वी की तरफ घूर कर देखता है और उससे बोला, ओ हेलो मैडम, तुम्हें स्लीपिंग ब्यूटी का पूरा केयर करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत कॉल करके मुझे बताओगी। पूर्वी अभिनव के इस तरह से घूरने पर थोड़ा डर गई और फिर वो जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है। फिर अभिनव बाहर आया तो यक्षांश वहां पहले से ही कार में बैठा हुआ था। अभिनव के कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार को ऑफिस के लिए मोड़ लिया। वहीं उन दोनों के जाने के बाद एक साइड कॉर्नर में छुपा आदमी बाहर आया। वो अपने तीखी निगाहें से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। फिर तुरंत वो अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग्स के बाद ही कॉल पिक हो गया। वो आदमी अपनी भारी आवाज में बोला, वो दोनों यहाँ से निकल गए हैं और हाँ, आपने जो कहा था मैंने वो काम कर दिया है। तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वह आदमी बोला, ओके। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अभी उस आदमी के होठों पर शैतानी स्माइल थी और वो अभी भी वहां से जा रहे यक्षांश और अभिनव की कार को घूर रहा था। यक्षांश की कार स्पीड से आगे बढ़ रही थी। अचानक ही एक झटके में रुक गई। ड्राइवर के अचानक ऐसे कार रोकने से यक्षांश अपने सर्द निगाहों से उस ड्राइवर की तरफ देखता है, जो कि बहुत डरा हुआ था। यक्षांश गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, ऐसे कौन कार चलता है? वो ड्राइवर यक्षांश की गुस्से भरी आवाज को सुनकर डरते हुए बोला, सॉरी सर। पर अचानक से कार रुक गई। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। यक्षांश ने ये सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वहीं अभिनव ने भी हैरानी से यक्षांश की तरफ देखा। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। तभी यक्षांश बोला, कार से बाहर निकालो और चेक करो कि क्या हुआ है। अभी वो ड्राइवर कार से बाहर निकलता कि तभी यक्षांश और अभिनव के कानों में कुछ बीप बीप की आवाज आने लगी। अचानक ऐसे बीप की आवाज सुन दोनों ही चौंक गए और एकदम से दोनों के मुंह से निकला, नो इट्स इम्पॉसिबल। ये कहते हुए दोनों एक झटके में कार का डोर ओपन किए और जल्दी से बाहर आ गए। अभी वह ड्राइवर बाहर निकलता है कि तभी एक तेज ब्लास्ट हुआ और कार कुछ ही सेकंड में वो कार पूरी तरह से आग से झुलस गई। वहां चारों तरफ आसमान में धुएं उड़ रहे थे। कार को इस तरह बुरी तरह से जलते देख यक्षांश की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कस ली। इस वक्त वो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए अभिनव भी डर गया था। यक्षांश का पूरा चेहरा सर्द हो गया। वो अपने भारी आवाज में बोला, पता करो अभिनव, किसने किया ये सब? आई वॉन्ट टू नो दैट कल्प्रिट राइट नाउ। अभिनव ने जल्दी से सिर हिलाया और तुरंत फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। कुछ देर तक बात करने के बाद वो दोनों भाई खड़े थे। तभी एक कार आकर वहां रुकी। वो दोनों तुरंत जाकर उस कार में बैठ गए और फिर कार तेजी से रावत इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ गई। वहीं रावत इंडस्ट्रीज में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें आज ऑफिस के सभी शेयर होल्डर का रहना बहुत जरूरी था। ये बात अनामिका जी ने यक्षांश को रात में ही बता दी थी, इसीलिए यक्षांश उस मीटिंग से रिलेटेड सारे काम को कर रहा था। अनामिका जी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी हुई थी और उनकी नज़रें बार बार डोर की तरफ जा रही थी। वो यक्षांश का वेट कर रही थी। अब तक वहां पर सभी आ चुके थे। अशोक जी, रीना जी और उनका बेटा विक्रम भी आ चुके थे। बस यक्षांश का आना बाकी था, जो कि अभी तक नहीं आया था। वहां मौजूद कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी यक्षांश का ही वेट कर रहे थे। अब तक काफी लेट हो गया था। अशोक जी अपने हाथ में पहले हैंड वॉच की तरफ देखकर बोले, आई थिंक माँ, हमें ये मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपका वो नालायक पोता अब आने वाला है। अनामिका जी ने जैसे ये सुना वो गुस्से से अशोक जी की तरफ देखती हुए बोली, खबरदार जो मेरे पोते के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अशोक जी भी गुस्से से बोले, पर क्यों ना कहूँ माँ, वो हमेशा हर वक्त ऐसा ही काम करता है, जिससे मुझे बोलना पड़ जाता है। मुझे तो लगता है कि शायद उसे पता ही नहीं होगा कि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें उसका रहना बहुत जरूरी है। अनामिका जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही यक्षांश को आज की मीटिंग के बारे में बताया था और वो ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए और यक्षांश अपने काम से कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। पर वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अभी तक आया क्यों नहीं। वहां मौजूद कुछ लोग ने कुछ देर और वेट किया
फिर बोले, आई थिंक मैम, अशोक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर अशोक जी, रीना जी और विक्रम के होठों पर एक साथ स्माइल आ गई। अनामिका जी उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन वो सभी नहीं माने और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोल दिए। पर इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट होती सामने से एक भारी आवाज आई, अभी मेनन गेस्ट आया नहीं। और मीटिंग स्टार्ट हो गई। दिस इज नॉट फेयर। इस आवाज को सुनते ही सबने सामने देखा तो वहां पर यक्षांश खड़ा था। यक्षांश अपने पैंट के पॉकेट में एक हाथ डाले बड़े ही स्टाइल में खड़ा था। वो एक बार अपनी जानलेवा नजरों से सबकी तरफ देखता है। एक बार फिर से भारी आवाज में बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? यक्षांश को ऐसे अपने सामने देखकर अशोक जी, रीना जी और विक्रम तीनों ही हैरान थे। वह अनामिका जी के होठों पर स्माइल आ गई। वो यक्षांश की तरफ देखते हुए बोली, फाइनली बेटा तुम आ गए। इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी आओ, बैठो, मीटिंग स्टार्ट हो रही है। यक्षांश अनामिका जी की बात सुनकर वहां मौजूद अशोक जी, रीना जी और विक्रम की तरह घूरकर देखता है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी दादी, वो मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था और मेरी कखर भी खराब हो गई थी, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। फिर यक्षांश वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन। उसके बोलने पर सभी हेलो करते हैं। फिर यक्षांश जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है और सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, सो लेट्स स्टार्ट मीटिंग। यक्षांश के बोलने पर मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती है। सभी वहां बैठे होते हैं। शेयर होल्डर अपनी बातें करते हैं और फिर एक पेपर पर पूरी फैमिली मेंबर से साइन लिया जाता है। उसमें हेड के नीचे यक्षांश की साइन होनी है, जिसे देखकर अशोक जी, रीना जी और विक्रम की तो खून खौल रहा था। उन तीनों ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। रीना जी गुस्से से अशोक जी को घूर रही थी और मन ही मन बोली, इस निकम्मे आदमी से एक काम नहीं होता। पिछली बार भी ये नहीं रोक पाए थे इस यक्षांश को। वही अशोक जी अपने मन ही मन बोले, मैंने तो इस बार पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, फिर कैसे ये जिंदा बच सकता है? मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की। ये लड़का जिंदा है। ये कहते हुए अशोक जी गुस्से से यक्षांश को घूर रहे थे। विक्रम का तो कुछ और ही था। वह मन ही मन बोला, ये हर बार मीटिंग में कैसे टाइम पर आ जाता है? कभी तो लेट हो जाया करें, ताकि इसका प्लेस मुझे हासिल हो जाए। इसके कारण मेरी मिताली बेबी भी मीटिंग में नहीं आ पाती, पर बहुत जल्द मैं इस कंपनी का हेड बनूंगा और फिर अपनी बेबी को भी वह जगह दूंगा जो चाहिए। ये सब कहते हुए वो मिताली को याद करने लगता है। उसे लग रहा था कि यक्षांश के कारण ही मिताली इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रही, वरना अब तक वो सारी मीटिंग में उसके साथ होती। इस कारण से यक्षांश से उसे और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। पर उसे नहीं पता था कि मिताली तो उसे सिर्फ यूज कर रही है। वह उसका यूज करके यक्षांश को पाना चाहती है, क्योंकि यक्षांश अब इस कंपनी का हेड है और वह इस पूरी कंपनी और इस रावत अंपायर पर राज करना चाहती है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है। सभी लोग अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। केबिन में जाने के बाद ही यक्षांश चेयर पर अपने सिर को पीछे की तरफ से टिकाता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसी समय केबिन के डोर पर नॉक होता है। यक्षांश उसी तरह अपनी आंखें बंद किए बोला, कमिंग। अभिनव अंदर आया और वही यक्षांश की तरफ देखकर बोला, क्या बात है? तू बड़ा थका थका सा लग रहा है। मैंने तुझे कार में भी नोटिस किया था, थका लग रहा था। यक्षांश हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाँ थोड़ी थकान है, वो कल रात में सो नहीं पाया। जैसे ही अभिनव ने ये सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आंखों में चमक लिए बोला, क्या सच में? यक्षांश अभिनव की तरफ बिना देखे बोला, हाँ ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुझसे, इसीलिए तो मुझे थकान लग हो रही है। अभिनव ये सुन खुशी से बोला, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। यक्षांश अभिनव की तरह घूर के देखते हुए बोला, तू पागल है, मुझे इतनी थकान फील हो रही है और तू बोल रहा है कि अच्छी बात है। अभिनव हंसते हुए बोला, हाँ तो अच्छी बात तो है ही ना। अब देख तू रात में जगेगा तभी तो आगे चलकर प्रोग्रेस करेगा। वैसे कल रात क्या क्या किया तू? यक्षांश ने सोचकर कहा, मैं पूरी रात बैठ के फाइल कंप्लीट कर रहा था आज की मीटिंग के लिए। मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो और इन लोगों को मौका मिल जाए मुझे नीचा दिखाने का। जैसे ही अभिनव ने ये सुना उसने अपना सिर पीट लिया। वो अपने हाथ को सिर पर मारते हुए बोला, मैं भी ना क्या सोच रहा था और क्या निकला।
खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अभिनव को इस तरह से बड़बड़ाते देखकर यक्षांश बोला, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे बड़बड़ा क्या रहा है? अभिनव ने मुंह बनाया और बोला, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि मेरा दोस्त कितना बड़ा डफर है। ये सुनकर यक्षांश ने पर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरा, जैसे कह रहा हो, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। जिस अभिनव मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं कहाँ सोच रहा था कि तुम रात भर नहीं सोया, यानी अपनी वाइफ के साथ होगा और जल्दी ही मुझे चाचू बनाने वाले हो, पर यहाँ तो कुछ और ही निकला। मेरे सारे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया। कैसा दोस्त है तू, भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी को ना दे। यक्षांश अभिनव की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, वही अभिनव यक्षांश की तरफ बिना देखे बस बड़बड़ाए जा रहा था। यक्षांश ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, अब तूने अगर अपने इस मुंह को बंद नहीं किया ना तो मैं अभी के अभी तेरी जान ले लूंगा। अभिनव ने ये सुन अपने दांत दिखा दिया तो यक्षांश गुस्से से बोला, अपने दांत दिखाना बंद कर और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। अभिनव हंसा और बोला, अब मैंने कौन सा गलत बोला? मैंने वही बोला जो होना चाहिए। शादी के बाद लोग क्या करते हैं? ये करते हैं ना, फर्स्ट नाइट बनाते हैं, और तुझे तो इन सब के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि तू तो इतना बोल। अभिनव एकदम से चुप हो गया। आखिर अब क्या रिएक्शन होगा यक्षांश का? अभिनव यक्षांश के गुस्से से कैसे बचेगा? आखिर किसने यक्षांश पर हमला करवाया और क्यों? जानने के लिए सुनना ना भूली मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।